हेलो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम कक्षा 9 के विज्ञान में अध्याय 3 परमाणु एवं अणु पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है परमाणु। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि परमाणु की परिभाषा लिखो या परमाणु क्या है, परमाणु का परिभाषा लिखिए। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो परमाणु क्या है, देखिए किसी भी द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य और पदार्थ एक ही शब्द है। द्रव्य या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें एक रासायनिक तत्व के गुण होते हैं। जैसे हम कोई दीवार बनाते हैं तो एक एक ईंट को दीवार जोड़कर दीवार बनाते हैं। तो दीवार की जो सबसे छोटी इकाई हो गई ईंट हो गई। उसी तरह से किसी भी पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु होती है, अर्थात परमाणुओं से मिलकर ही पदार्थ का निर्माण होता है। अब आता है परमाणु का आकार कितना होता है। तो परमाणु जो होता है अति सूक्ष्म आकार का होता है। ये बहुत ही छोटा होता है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। जैसे हम सामान्य लंबाई को मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में नापते हैं, तो परमाणु की त्रिज्या इतनी छोटी होती है कि उसे नैनोमीटर में नापा जाता है। 1 नैनोमीटर जो होता है 10 की घात ऋण 9 मीटर के बराबर होता है। 10 की घात ऋण 9 मीटर का मतलब 1 मीटर, हमारे पास 1 मीटर लंबाई को यदि उसके 1 अरब बराबर भाग करें, 1 अरब, तो उसका जो 1 भाग होगा वह 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना सूक्ष्म होने के कारण हम उसे आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि हाइड्रोजन का जो परमाणु होता है जिसका प्रतीक H है, इसके परमाणु की त्रिज्या 10 की घात ऋण 10 नैनोमीटर होती है। 10 की घात यहाँ पे 1। तो हाइड्रोजन के परमाणु की त्रिज्या जो होती है 10 की घात ऋण 10 मीटर होती है। ठीक है, यहाँ पर नैनोमीटर नहीं, यहाँ पर मीटर है। 10 की घात ऋण 10 मीटर का अर्थ है कि यदि 1 मीटर लंबाई के हम 10 अरब भाग करें तो उसका 1 भाग जो होता है वो उससे बराबर हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है। इसके बाद आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। प्राचीन काल में जो है परमाणु की विभाज्यता के क्रम में कई मत प्रस्तुत किए। अर्थात परमाणु की विभाज्यता का अर्थ है कि यदि पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते जाएं तो अंत में क्या होगा। तो डाल्टन ने बताया कि यदि किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में, अति सूक्ष्म टुकड़ों में भी बांट दें तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम उसे और अधिक छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते, और उसी पदार्थ, उसी कण को जो उन्होंने परमाणु कहा, जिसे और अधिक छोटे टुकड़ों में बांट नहीं सकते। और इसी क्रम में डाल्टन ने अपने परमाणु के सिद्धांत के विषय में कुछ बातें बताई जिसे हम उनकी प्रमुख अभिग्रहित मानते हैं, अभिग्रहित के रूप में लिखते हैं। तो पहला है कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। डाल्टन के अनुसार प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वे प्राकृतिक हैं या संश्लेषित हैं, वे सभी परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और ये परमाणु जो होते हैं उस पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। हालांकि बाद में यह खोज हुई कि परमाणु को भी और सूक्ष्म भागों में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन डाल्टन ने जब बताया था तब इनकी खोज नहीं हुई थी। तो उनके अनुसार परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। उनके अनुसार किसी तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण समान होते हैं। अर्थात जैसे हम कोई एक तत्व ले लें, जैसे ऑक्सीजन ले लें, तो ऑक्सीजन के जितने भी परमाणु होंगे उन परमाणु का द्रव्यमान एक समान होगा और उनके सभी परमाणु के रासायनिक गुण भी समान होंगे। मतलब एक ही तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं। डाल्टन के अनुसार अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर 2 तत्व लें, जैसे हमने एक ले लिया कार्बन और दूसरा ले लिया ऑक्सीजन, तो 2 अलग अलग तत्व हो गए। तो इनके अलग अलग तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण जो होंगे अलग अलग होंगे। अर्थात कार्बन के द्रव्यमान अलग होंगे, ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान अलग होंगे। कार्बन के परमाणु के रासायनिक गुणधर्म अलग होंगे और ऑक्सीजन के परमाणु के रासायनिक गुणधर्म अलग होंगे।
इसके बाद उन्होंने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि तत्व जो हैं, तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जब ये आपस में संयोग करते हैं तो उनकी संख्या पूर्णांक में होनी चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, कभी भी दशमलव में, जैसे 1.2, 1.5, 2.4 इस तरह से नहीं हो सकती, हमेशा पूर्णांक में होने चाहिए और छोटी संख्या में भी संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। जैसे कि जल का एग्जाम्पल लें तो जल का एक अणु का सूत्र होता है H2O, तो वह हमेशा H2O ही रहेगा, अर्थात जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु रहेगा। कभी भी यह संख्या न तो चेंज होगी और ना ही ये तत्व आपस में कभी भी बदलेंगे। मतलब हमेशा परमाणु की संख्या जो है निश्चित होती है और उनके प्रकार भी निश्चित होते हैं। तो ये थे डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की प्रमुख अभिग्रहित। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रासायनिक संयोजन के नियम। तो इसमें हमें 2 रासायनिक संयोजन के नियमों को पढ़ना है। रासायनिक संयोजन के नियम का अर्थ होता है कि जब परमाणु अथवा अणु जो है आपस में संयोग करके नया पदार्थ बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से नियम लागू होते हैं। तो पहला इसमें है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तो पहला हम देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। अभिकारक वे पदार्थ कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद वे पदार्थ कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात बनते हैं। तो जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक जो कि समीकरण के इस तरफ बाईं ओर लिखे जाते हैं और उत्पाद जो कि समीकरण के दाईं ओर लिखे जाते हैं, इनके द्रव्यमानों का योग हमेशा अचर होता है, कभी भी परिवर्तनशील नहीं होता, अभिक्रिया के पहले भी और अभिक्रिया के बाद भी। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के होने से पहले और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इनके द्रव्यमानों का योग हमेशा एक निश्चित होता है। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। देखिए, रासायनिक संयोजन के स्थिर अनुपात का नियम क्या है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले हम जल का, कि जल में जो है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 1:8 ही होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। इसी प्रकार यदि 9 ग्राम जल का हम अपघटन करें तो हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही प्राप्त होगी। अर्थात किसी भी यौगिक में जो तत्व विद्यमान होते हैं वे हमेशा एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, उनका अनुपात कभी भी बदलता नहीं है। यह रासायनिक संयोजन का स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट। C12, अब ये C12 क्या है, जैसे कार्बन एक तत्व होता है तो कार्बन के 2 रूप पाए जाते हैं, 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। समस्थानिक का मतलब एक ही तत्व के 2 प्रकार जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो एक कार्बन का परमाणु भार 14 होता है और एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। तो ये दोनों समस्थानिक कार्बन के समस्थानिक कहलाते हैं। तो उसमें से जो कार्बन 12 है उसको हमने यहाँ C12 लिखा है। देखिए, परमाणु द्रव्यमान इकाई C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। C12 का जो परमाणु द्रव्यमान 12 होता है तो इसका 12वां भाग कितना होगा, 1 होता है ना। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होती है। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई होगी। उसके बाद आता है परमाणु द्रव्यमान। देखिए, ऊपर हमने परमाणु द्रव्यमान इकाई देखा था, अब ये है परमाणु द्रव्यमान। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के 12वें भाग से कितने गुना भारी है, इसे U से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो उसका अर्थ है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है वह C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से 1 गुना भारी है। जैसे यहाँ नीचे देखिए एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 है, अर्थात ये C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से 1 गुना भारी है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, इसका अर्थात वह कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से 12 गुना भारी है, तो इसका अर्थ है कि उस कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होगा। इसके बाद देखिए नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, तो इसका अर्थ है कि नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से 14 गुना भारी है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान इस तरह 16 है और मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 है। एक चीज़ और याद रखने योग्य है, देखिए यहाँ पर जो परमाणु द्रव्यमान है, हमने पिछले वीडियो में तत्वों के परमाणु क्रमांक के विषय में पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है। कारण ये है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 होता है और प्रोटॉनों की संख्या 0 होती है, तो परमाणु द्रव्यमान इस तरह भी निकाला जाता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन में क्योंकि प्रोटॉन 0 होते हैं तो 1 + 0 बराबर 1। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका द्रव्यमान हो गया 12। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन होते हैं, दोनों का योग हो गया 14। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन बराबर 16, और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो 12 इलेक्ट्रॉन प्लस 12 प्रोटॉन बराबर हो गया 24। तो हमने देखा कि परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं परमाणु क्रमांक के लगभग 2 गुने होते हैं, लेकिन कुछ तत्वों में अपवाद है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और द्रव्यमान भी 1 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान 23 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान 35.5 होता है। इसके बाद आता है आपका अणु। अणु किसे कहते हैं? तो देखिए अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। जैसे परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और ये जिस भी पदार्थ का अणु है या जिस भी तत्व का अणु है, जिस भी यौगिक का अणु है, वह उसके सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणुओं के प्रकार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, तत्वों के अणु और यौगिक के अणु, और इसके बाद तत्वों के अणु को भी 3-4 भागों में बांटा गया है, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जो तत्व के अणु होते हैं उसमें एक ही प्रकार के तत्वों के परमाणु होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का अणु है तो उसमें केवल ऑक्सीजन के ही परमाणु होंगे। हीलियम का अणु तो केवल हीलियम के परमाणु होंगे। क्लोरीन का अणु है तो उसमें केवल क्लोरीन के ही परमाणु होंगे। और परमाणुओं की संख्या के आधार पर उन्हें एक परमाणु, द्विपरमाणु, बहुपरमाणु अणुओं में बांटा गया है। जैसे एक परमाणु अणु, जिन तत्वों के अणु में केवल एक परमाणु होता है उन्हें एक परमाणु अणु कहते हैं। जैसे कि हीलियम, ऑर्गन, कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, फेरस या आयरन, कॉपर, जिंक, ये जो है इन तत्वों के परमाणुओं में केवल इन तत्वों के अणुओं में केवल एक परमाणु होता है। ये कह सकते हैं इनका परमाणु भी वही होता है और अणु भी होता है, तो इन्हें एक परमाणु अणु कहते हैं। उसके बाद आता है द्विपरमाणु अणु। जिन तत्वों के अणु में 2 परमाणु होते हैं वे द्विपरमाणु अणु कहलाते हैं। जैसे O2, ऑक्सीजन को जब भी हम प्रदर्शित करते हैं तो हमेशा O2 लिखते हैं, क्योंकि हमेशा हम तत्वों को अणु के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो O2 का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन के एक अणु में इसके 2 परमाणु होते हैं, या ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर इसका एक अणु बनाते हैं। नाइट्रोजन भी द्विपरमाणु है, अर्थात नाइट्रोजन के 2 परमाणु मिलकर नाइट्रोजन का एक अणु बनाते हैं। हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये सभी द्विपरमाणु। इसके बाद में त्रिपरमाणु जैसे एल्यूमिनियम, चतुर्परमाणु भी होते हैं, जिन्हें बहुपरमाणु अणु कहते हैं।
उसके बाद आता है यौगिक के अणु। जिससे हमने तत्व के अणु देखे थे, दो प्रकार देखे थे, तत्वों के अणु और यौगिक के अणु। तो तत्वों के अणु के विषय में हमने अध्ययन कर लिया। इसके बाद आता है यौगिक के अणु। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में एक, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनते हैं और उनका अनुपात जो होता है हमेशा निश्चित होता है। जैसे कि उदाहरण देखें तो यौगिक, जैसे हमने जल लिया तो जल का अणुसूत्र होता है H2O। तो सूत्र देखकर ही समझ में आ रहा है कि इसमें दो प्रकार के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इनके द्रव्यमान का अनुपात भी हमेशा 1:8 होगा और ये कभी भी चेंज नहीं होता। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो इसमें दो तत्व हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और इनके तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 14:3 होगा अमोनिया में। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO2, जो कार्बन और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना होता है, और इनके तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात 3:8 होता है। तो इस तरह हमने इसमें अणुओं के विषय में पढ़ा। अब हम आते हैं आयन पर। आयन किसे कहते हैं? देखिए, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। अर्थात ऐसे यौगिक जिनमें एक धातु हो और एक अधातु हो, तो ये जब आपस में मिलते हैं तो आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इन आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं। और ये आयन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ऋण आयन और धन आयन। जैसे ऋण आवेशित आयन को ऋण आयन कहते हैं और धन आवेशित आयन को धन आयन कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। इसमें जो Na है वो धातु है और Cl मतलब क्लोरीन, ये जो है अधातु है। तो देखिए, एक धातु और एक अधातु से मिलकर बना है। इसमें जो धातु वाला भाग है सोडियम, वो धन आयन कहलाता है। इसमें धन आयन सोडियम आयन, इसको Na+ तथा ऋण आयन जो है क्लोराइड आयन कहलाता है। तो इस तरह आयन के विषय में हम पढ़े। अब उसके बाद आते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं और जल का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तो देखिए, आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणु, मतलब उसमें जितने भी परमाणु से मिलकर बना है, उनके द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। जैसे कि जल का आणविक द्रव्यमान, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसमें दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमें याद है कि 1 यूनिट होता है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट होता है। तो हमें जल का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए, जल का फॉर्मूला है H2O। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो 1 × 2, बीच में प्लस ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो केवल 16। तो 1 × 2 मतलब 2 + 16 यूनिट, तो हो गया 18 यूनिट। तो इस तरह जल का जो आणविक द्रव्यमान आ गया वो 18 यूनिट होता है। आणविक द्रव्यमान का एक और एग्जाम्पल देखें तो जैसे हमें नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 प्रकार के तत्व हैं, H हाइड्रोजन, N नाइट्रोजन और O ऑक्सीजन। और इसमें तत्वों के परमाणु की संख्या देखें तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, नाइट्रोजन का भी 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले हम उसमें जितने भी तत्व हैं सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान लिख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 यूनिट, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 यूनिट और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट। अब परमाणु द्रव्यमान लिखने के बाद हम पूरे यौगिक का परमाणु आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो इसे इस तरह से लिखेंगे, H मतलब हाइड्रोजन का 1 परमाणु है तो उसका द्रव्यमान हो गया 1 यूनिट। N मतलब नाइट्रोजन का भी 1 परमाणु है तो उसका द्रव्यमान हो गया 14, तो ये लिख दिया 14। फिर प्लस ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान हो गया 16, तो 3 का द्रव्यमान हो जाएगा 16 × 3। तो सभी को ब्रैकेट में लिखकर बाहर यूनिट हमने लिख दिया, U फॉर यूनिट। तो अब इसमें देखिए 14 और 1 15 और यहाँ 16 का 3 में गुणा हुआ तो 48 आ गया।
तो 15 और 48 मिलाकर हो गया 63 यूनिट। इस तरह नाइट्रोजन का जो है आणविक द्रव्यमान आ गया 63 यूनिट। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है वो है सूत्र इकाई द्रव्यमान। देखिए अभी हमने पढ़ा था आणविक द्रव्यमान और ये है सूत्र इकाई द्रव्यमान। दोनों को ही निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, लेकिन सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग कब करते हैं। देखिए जिन पदार्थों के संघटक आयन होते हैं, मतलब जैसे अभी हमने सोडियम क्लोराइड देखा जिसमें एक धातु और एक अधातु होता है, उनके लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। अन्य यौगिकों के लिए आणविक द्रव्यमान का उपयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए HNO3, इसमें तीनों ही अधातु हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड देखें तो उसमें एक धातु और एक अधातु है। तो HNO3 के लिए हम लोग आणविक द्रव्यमान शब्द का उपयोग करेंगे, और सोडियम क्लोराइड जो एक धातु और एक अधातु से मिलकर बना है उसके लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारे प्रश्न है कि NaCl या सोडियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, तो तरीका इसका भी वही है जो आणविक द्रव्यमान का था। देखिए सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, इसमें 2 तत्व हैं, तो दोनों तत्वों के अलग अलग हम परमाणु द्रव्यमान लिख लेंगे। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिट और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 यूनिट है, और दोनों ही तत्वों की संख्या भी एक ही है। दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या भी एक ही है। अतः सोडियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान 1 × 23, या तो 1 का गुणा लिखना भी ज़रूरी भी नहीं है, आप केवल 23 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करने पर आंसर भी वही आएगा, प्लस 1 × 35.5, क्योंकि क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5 और इसके परमाणु की संख्या भी 1 है। सभी को कोष्टक में लिखकर कोष्टक के बाहर यू लिख दिया, तो 23 + 35.5 तो आ गया 58.5 यूनिट। तो NaCl का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान हो गया वो हो गया 58.5 यूनिट। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखें, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 तत्व हैं, कैल्शियम और क्लोरीन। कैल्शियम का 1 परमाणु है और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं। तो सबसे पहले हमने कैल्शियम Ca का परमाणु द्रव्यमान लिखा 40 यूनिट। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5 यूनिट। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अब हमें निकालना है कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो देखिए कैल्शियम का तत्व का 1 परमाणु है, तो 1 × 40, फिर प्लस क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो 2 × 35.5, और सभी को कोष्टक में, कोष्टक बंद और यूनिट, फिर 40 धन 35.5 में 2 का गुणा हो तो 71, और दोनों को जोड़ दिया तो 111 यूनिट। तो इस तरह आपका ये अध्याय 3 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।